Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today newspaper discussion. Revision of Bihar electoral roll. Why and how? Those added to electoral roll after 2003 will additionally have to furnish proof of citizenship. अ, भारत संविधान के अनुच्छेद 324 क्लोज ए के अंदर चुनाव आयोग को पावर दी गई है कि वह सुपर इंटेंडेंस के साथ डायरेक्ट करे, कंट्रोल करे और प्रिपेयर करे इलेक्शंस को, जो कि पार्लियामेंट के लिए होते हैं, राष्ट्रपति के लिए होते हैं, या फिर किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए होने वाले इलेक्शंस को। उसके अलावा जब हम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 की बात करते हैं, जिसके सेक्शन 21 की क्लोज 3 के अंदर मेंशन किया गया है कि इलेक्शन कमीशन में एट एनी टाइम डायरेक्ट ए स्पेशल रिवीजन फॉर इलेक्टोरल रोल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्ट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जिनमें उन्हें लगता है कि किस मैनर के साथ जो रिवीजन है वो होनी चाहिए। जब रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन रूल 1960 की बात करते हैं, जो कि रिवीजन रोल ऑफ कैरी करता है आइदर इंटेंसिवली और समरली, जो भी पार्शली इंटेंशनली जो है जो इलेक्टोरल रोल है उनको रिवाइज किया जाए। अगर हम असेंबली की देखें कि लोकसभा असेंबली या फिर स्टेट असेंबली में अब तक इनको कितनी बार रिवर्स किया गया है, तो 1952 से 56 के बीच में 57, 61, 65, 66, 83, 87, 93, 95, 2002 और 2003 और 4 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर इशू किए गए थे। जब हम सिटीजनशिप प्रूफ की बात करते हैं, तो सिटीजनशिप प्रूफ जो है वो होगा कि बोर्न इन इंडिया बिफोर July 1, 1987 will have to submit any document from their specified list to establish their date of birth or place of birth. Those born in India between July 1 to 1987 and December 2 to 2004 will have to submit their additional document establish one parent's date or birth of place of birth। जो 2 दिसंबर 2004 के बाद बोर्न हुए हैं इंडिया में, उन्हें सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट जो स्टेब्लिश करता हो डेट और प्लेस ऑफ बर्थ को उनके दोनों पेरेंट्स के। इस तरह से कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जब सिटीजन शिप एक्ट 1955 की बात करते हैं, सिटीजनशिप प्रूफ रिक्वायरमेंट की बात करें, तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर के द्वारा पहले हाउस टू हाउस जाकर इम्यूनिनेशन पैड के द्वारा फिल किया जाता था, हेड के द्वारा, जो भी हाउस होल्ड का हो। लेकिन अब इस में चेंजेस किए गए कि किस तरह से जो इलेक्टोरल होगा उसको सबमिट करना पड़ेगा इंडिविजुअल इम्यूनेशन फॉर्म को, जिसमें एडिशनली ऐड किया गया है कि जो रोल है वो July 1 से लेकर 2003 या फिर ईयर ऑफ लास्ट इंटेंसिव रिवीजन जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया गया है। वर्ल्ड बैंक से 5.75% इंडियंस लिव इन ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी। हाउ टू रीड दिस डाटा? इंडिया के अंदर जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनका यूज किया जाता है। 2009 से पहले तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उनके बेसिस पर पॉवर्टी लाइन को काउंट किया जाता था। लेकिन जब नीति आयोग की बात करते हैं, तो नीति आयोग के द्वारा मल्टीपल डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को यूज किया जाता है, जिसमें फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है और जिसके द्वारा मेजर किया जाता है पॉवर्टी लाइन को। जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एस्टिमेट लिए जाते हैं वो देखे जाता है कि कितने परसेंट पीपल जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, उनके लिए तीन $3 अ डे का जो स्पेंडिंग है उसको रखा गया है। जब हम कंपेयर करते हैं कि $1 इंटरनेशनली जो डॉलर है वो इक्वल होगा 20.6 रुपी के, और जो कंपैरिजन है वो डॉलर की और रुपी की वैल्यू के बेसिस पर ना होकर वो परचेसिंग पावर पार्टी के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा। उसके अलावा कोई जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है अर्बन एरिया में रूरल एरिया में उस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। वाई यूएस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस इन सेविल मैटर? तो ग्लोबल लीडर्स के द्वारा वंस अ डिके में कॉन्फ्रेंस की जाती है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट के लिए, जो कि स्पेन में हुई, जिसके जब हम फोकस की बात करते हैं, जिसका एम था इम्प्रूव करना वर्ल्ड
एड्स को जो भी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा क्लाइमेट फोकस फंडिंग जो है उसका मेन एजेंडा था, जिसमें 28 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट फॉर्म किया गया जिसे सेविले कमिटमेंट के नाम से जाना जाएगा, जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं होगा किसी भी कंट्री के ऊपर, लेकिन पॉलिटिकली जो कमिटमेंट है वो फुलफिल करेगा। हाउ शुभांशु शुक्ला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट डॉक विद द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। डॉकिंग जो प्रोसेस है कि किस तरह से दो स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन किया जाता है एक ईच अदर के साथ स्पेस के अंदर। अ, जो चैलेंजेस है वो होते हैं कि किस तरह से कैपेबिलिटी है दोनों की, ब्रिंगिंग टुगेदर स्पेसक्राफ्ट इन नेसेसरी टू मिशन that require heavy components spacecraft which cannot be launched by a single vehicle। जब हम आईएसएस की बात करते हैं, जो कि कंपेयर करता है 43 डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ जो असेंबल किए गए हैं स्पेस के अंदर थ्रू आउट द ईयर्स के अंदर, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1998 के अंदर। जो सेंटर चैलेंज है स्पेस डॉकिंग का वो है कि किस तरह से जो रिक्वायर करता है टू स्पेस क्राफ्ट को ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 1000 of km/h एट अलाइन देयर ऑब्जेक्ट कम क्लोजर टू वन अनदर बिफोर मेकिंग कॉन्टेक्ट एंड joining they require to algorithm सिनेरियोज एंड कैलकुलेट जो भी फ्लाइट पाथ है उसके लिए। उसके अलावा जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली मैनिफेस्ट होनी चाहिए और कैलकुलेट होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं अर्थ ऑर्बिट की, उसका जो एल्टीट्यूड है वो मोर देन है 400 किलोमीटर। जो प्रोसेस है वो take both place space station and approaching vehicle to travel at a speed around 27,000 km/h, जिसकी वजह से जो डॉकिंग का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और डिपेंड करता है एल्गोरिथम कैलकुलेशन के ऊपर और स्पेसिफिक कैलकुलेशन जो कि जरूरी है डॉकिंग के लिए। जब हम कंट्रीज की बात करते हैं तो अब तक 4 कंट्री के द्वारा डॉकिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया गया है, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया के द्वारा रिसेंटली इस कैपेसिटी को डेवलप किया गया था। If RSS is fascist, I am a fascist, JP once said। 25 जून 1955 में इमरजेंसी लगने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह से जेपी मूवमेंट, जो कि पटना से शुरू हुआ था, स्टूडेंट मूवमेंट था, जिसमें कोर बेस में था कि जो गवर्नेंस है उसको सुधारा जाए, फीस स्ट्रक्चर में चेंज किए जाए, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है उसको लेकर जो चेंजेस होने चाहिए स्टूडेंट्स की डिमांड से उनको पूरा किया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो मूवमेंट है वो अ, पटना से होता हुआ दिल्ली तक पहुंचा, 1974 में स्टार्ट हुआ। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद अलग अलग लीडर्स को क्या इम्प्रिजन, अलग अलग लीडर्स को उस टाइम पर कैच किया गया और आरएसएस लीडर्स और जेपी जयप्रकाश नारायण जी भी उस समय उसमें शामिल थे। नानाजी देशमुख को जनसंघ पेस लीडर के नाम पर इमरजेंसी के टाइम पीरियड से याद रखा जा सकता है। ए रूल फ्री ऑर्डर फ्रॉम रशिया यूक्रेन hostility to US operation in Iran, conflict around world bear hallmark of unilateralism, is no longer a taboo to take recourse to battlefield for national security। जब यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं तो जो चैलेंजेस है इंटरनेशनल लॉ और चार्टर्स को उनको लेकर क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से 2000
22 में रशिया के द्वारा जो इन्वेज किया गया यूक्रेन के साथ, या फिर जब यूएस द्वारा जो स्ट्राइक ईरान के ऊपर की गई, उसमें देखते हैं जो कि पूर्ण रूप से यूनिलैटरलिज्म या फिर अपने बेनिफिट को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स लेते हुए दिखाई देते हैं। जब यूनिलैटरलिज्म की बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, किस तरह से रूल बेस्ड जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो यूनिलैटरलिज्म के ओवर चेंज हो रहा है जब मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं। उसके साथ साथ एक्सेप्शनलिज्म ओवर रूल कर रहा है जब हम यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं, और इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा प्रमोट किया जाता है एज कंपेरेटिवली वैल्यूज को। जब इथिकल डायलेमा या इंटरनेशनल लेवल पर कंडीशंस डायलेमा की बात की जाती है, तो इन को देखा जा सकता है किस तरह से जो डबल स्टैंडर्ड्स है, द नीड ऑफ वन कंट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर को सेंटर में रखकर जो डिसीजन लिए जाते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर यूनिलेटरलिज्म जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी और इंटरेस्ट प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड ग्लोबल एक्शंस और नेशंस के द्वारा जो राइवलरी क्रिएट की जाती है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड के ऊपर। प्रूविंग इट्स मेटल। अनलाइक यूपीए, मोदी गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी अप्रोच हैज बीन डिफरेंट। जब नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंडिया के द्वारा नो टेरर टॉलरेंस की जो नीति है उसको अपनाया जाता है, जो कि 2016 में जब हम पठानकोट अटैक की बात करते हैं, या फिर जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, या फिर 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक जो पुलवामा हमले के बाद की गई थी, वो उसी को दर्शाते हैं। रिसेंटली पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को भी उसी तरह से देखा जाता है कि किस तरह से जो इंडिया के द्वारा टेररिज्म को किसी भी तरह से जस्टिफाई या फिर डिफाइन नहीं किया जा सकता, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो। इसको लेकर इंटरेस्ट ऑफ नेशन को आगे रखा जाता है, जिसके लिए इंडिया के द्वारा जो सिंधु नदी समझौता 1960 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा करवाया गया था, उसके ऊपर डिसीजन लिए गए। इसके अलावा जो डिहाइफनेशन की नीति भारत के द्वारा अपनाई जाती है, वहां पर भी टॉप डिप्लोमेसी को प्रेफरेंस दी जाती है, उसको आगे बढ़ाया जाए। एमएसएमई पावरिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल इकोनॉमिक राइज। जब इंडियन एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, वो बैकबोन है नेशनल सेल्फ रिलायंस ग्रोथ की। जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और 1900 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसमें एमएसएमई के रोल को देखा जा सकता है। किस तरह से डाइवर्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, बूस्ट करती है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस को एक्सेलरेट करती है, इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करती है, जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है सबको। इसके बेसिस पे देख सकते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो इंडिया के अंदर डिफाइन किया गया था एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अंदर, जो रिक्लासिफाई किए गए 2020 में इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर के ऊपर। एज पर द लेटेस्ट डेफिनेशन, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है वो इन्वेस्ट करते हैं 2.5 करोड़ से हो, और जो इनका टर्नओवर 10 करोड़ हो। जब हम स्मॉल एंटरप्राइज की बात करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ होना चाहिए और टर्नओवर 100 करोड़ तक होना चाहिए। वहीं जब हम मीडियम एंटरप्राइज की बात करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से टर्नओवर 500 करोड़ तक होना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करता है 30% ऑफ जीडीपी के अंदर, और अकाउंट करता है 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को। किस तरह से जो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% एक्सपोर्ट मेकिंग है, उनको कंट्री के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को और इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करता है। एम्प्लॉय करता है अराउंड 120 मिलियन पीपल्स को, सेकंड लार्जेस्ट है अगर हम एग्रीकल्चर के बाद देखें तो। प्ले करता है मेजर रोल स्टेब्लिशिंग इंक्लूसिव ग्रोथ बाय प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस और मुद्रा स्कीम के द्वारा भारत गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं, लैंडस्केप जो चेंज आईटी फार्मास्यूटिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देखा जाता है, उनको भी प्रमोट करता है। किस तरह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अप्रोच है इंडिया की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की, उसके ऊपर फोकस करता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इम्प्रूव करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के द्वारा एक डिजिटल नेटवर्क
जो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाता है और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है। जब हम ग्लोबल बात करते हैं कि किस तरह से कैटलिस्ट की तरह ग्लोबल मार्केट में एमएसएमई रोल प्ले करता है। रिसेंटली जो इंडिया है वो वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, अगर हम जीडीपी की फॉर्म में देखें आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग। एमएसएमई इंस्ट्रूमेंट है और सब्सटेन करने के लिए, उस मूवमेंट को स्ट्रेंथ करने के लिए, कैपेबिलिटी को, ताकि अडॉप्ट किया जा सके मार्केट के डायनेमिक्स को और स्टेब्लिश किया जा सके इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह, जो डाइवर्स एक्सपोर्ट को और टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन जो होनी चाहिए उनके ऊपर फोकस किया जा सके। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जो कि प्रमोट किया जाता है, उनको सेंटर में रखकर इनोवेशन को आगे बढ़ाया जा सके। सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल इकोनॉमिक रेज, एमएसएमई विकसित भारत जो कि उद्यमी भारत की बात करते हैं, जबकि जिसमें अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भरता को प्रमोट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 25 करोड़ पीपल थ्रू 6.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑन उद्यम असिस्टेंट पोर्टल्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ए स्पेस बियॉन्ड अर्थ, शुभांशु शुक्ला, बियॉन्ड इज इंडिजीनियस ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट ग्लोबल कोऑपरेशन, गगनयान की बात करते हैं, जो कि 2027 में इसरो के द्वारा फर्स्ट अपने तरह का पहला स्पेसक्राफ्ट या स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी वाला मिशन होगा। उसके अंदर जब हम शुभांशु शुक्ला की बात करते हैं, उनके द्वारा जो इमीडिएट बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जा सके। किस तरह से जो इनपुट प्रोग्राम है गगनयान में, उसमें चेंजेस या फिर जो उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए वो हो सकता है। गगनयान मिशन के लिए जो ट्रेनिंग है वो रशिया के द्वारा दी जाएगी, ताकि इंडिया के अंदर जो फैसिलिटीज है वो अभी डेवलप नहीं है। पर जब हम शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण नायर की बात करते हैं, जिन जो कि स्टैंड ऑफ थे एक्सोम 4 मिशन के लिए, उनको जो ट्रेनिंग नासा के द्वारा फैसिलिटेट प्रोवाइड की गई, उनकी एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। एडवांस एस्ट्रोनॉट जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है इंडिया के अंदर वो प्रोवाइड की जा सकती है, पर्टिकुलरली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया इसरो के स्पेस मिशन में और जो अदर प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर। Why mangoes are losing their sweet spot? India produce over 1,000 variety of mangoes, but it yet to develop a rich uh, research variety with a long shelf life. अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें कि इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर को लेकर, तो CISH लखनऊ बेस्ड सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ऑफ बेंगलुरु के द्वारा जो रिसर्च है वो की जाती है। जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ मैंगो जो है वो मैनेज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ओवर स्प्रे जो ग्रोथ है उसको, और जो पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं उनकी वजह से हार्म पहुंचता है, और पुअर क्वालिटी फ्रूट जो है उनका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो मोस्ट फेवरेबल फ्रूट होने के बाद भी जो इंक्रीज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेजिलियंस हमें वहां देखने के लिए मिलता है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। क्लाइमेट रेजिलियंट जो कल्टीवेशन है उसको किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए, उसके लिए रिसर्च की जरूरत है, ताकि हाइब्रिड क्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। अगर हम लास्ट कमर्शियल सक्सेसफुल हाइब्रिड क्वालिटी की बात करें तो 1970 के अंदर लाई गई थी। अगर हम मैंगो यील्ड की स्ट्रेंथ के अंदर स्टैग्नेशन देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेश मैंगोज का जो एक्सपोर्ट है वो डाउन हुआ है 40% लास्ट 6 ईयर में, 1920 से लेकर 24-5 तक अगर कंपेयर किया जाए। इम्पोर्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स टू इंडिया आर अप 80% इन 6 ईयर। लर्निंग लाइक ए बेबी न्यू स्टेप हाउ टू ईट, शुक्ला फर्स्ट इंडियन टू ब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर स्टेशन।
पहलगाम टेरर अटैक, कीप आउट, राजनाथ डजंट साइन एससीओ ड्राफ्ट। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ड्राफ्ट की बात करें, देखते हैं कि किस तरह से जो रीजनल ग्रुपिंग है उसको प्रमोट, इंडिया के द्वारा रीजनल ग्रुपिंग को प्रमोट किया जाता है। एशिया या फिर साउथ एशिया को सेंटर में रखा जाता है। किस तरह से इकोनॉमिकल, रीजनल और सोशल हार्मोनी को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखने के लिए अलग अलग जो ग्रुप्स है, जिसमें एससीओ, ब्रिक्स, बिम्स्टेक, क्वाड जैसे ग्रुप्स आते हैं, जो जहां पर जब हम देखते हैं नो टॉलरेंस, एंटी टेरर जो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म है, उसको रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मैकेनिज्म को सेंटर में रखने की बात की जाती है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट पॉलिसी जो इंडिया के द्वारा फॉलो की जाती है। क्रॉस बॉर्डर की जो स्मगलिंग देखने के लिए मिलती है, वेपन्स की, ड्रग्स की, उनको कर्व किया जाए। इसके अलावा जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं, थ्रेट होते हैं, फिर प्रॉक्सी वॉर जैसी सिचुएशन जो क्रिएट होती है, साइबर थ्रेट और टेररिज्म को रोका जाए, और हाइब्रिड वेलफेयर स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाए, जहां ट्रांसपेरेंसी हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो और कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा सके, यूनिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मल्टीलैटरलिज्म के साथ बिल्ड किया जा सके कोऑपरेशन को, ताकि कंफ्लिक्ट को कंट्रीज के बीच में सुलझाया जा सके, मैकेनिज्म को प्रयोग, डायलॉग डिप्लोमेसी के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए कैपेसिटी बिल्ड की जा सके इनिशिएटिव्स के द्वारा, ताकि स्टेबिलिटी जो है सभी एरिया के अंदर वो प्रमोट की जा सके। एशिया ऑन द बॉल बॉयल, रिसेंटली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डाटा रिप्रेजेंट किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से इंडिया जो है, एशिया जो है, वो प्रोन है ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जो भी ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हीट वेव हो, फ्लड हो, इरेटिक मानसून हो, या फिर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो, सी लेवल रेज होता है, उन सभी की वजह से। इसकी वजह से जो एशिया की वनरेबिलिटी है वो देखने के लिए मिलती है, कि किस तरह से जो लार्ज लैंड मास है, 44.58 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है अगर कंपेयर किया जाए ओशियन के साथ। एक्सेप्शनल हाई टेम्परेचर कोज करेगा ओशियन को वार्म अप करने में, जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेशन मरी कॉन्टिनेंट है वो, वहां पर मरीन हीट वेव का जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इंडियन और पैसिफिक ओशियन के अंदर टच करेगा हाई, जो कि लास्ट ईयर था। ओशन टेम्परेचर की बात करें, जो एशिया के अंदर रेज कर रहा है 0.24 डिग्री सेल्सियस पर डिके, जो कि नियरली डबल है अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए, जो कि 0.13 डिग्री है। पॉलिसी इंसेंटिव रेज डिमांड एंड इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, फुल्ली ए शिफ्ट ऑफ ड्रोन स्टार्टअप चार्टर पाथ टू सेक ऑफ इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। ड्रोन डिपेंडेंसी की बात की जाए तो देखते हैं कि किस तरह से इंडिया के अंदर जो सर्विलेंस और लॉजिस्टिक, इंडिया के अंदर ड्रोन्स का जो यूज है वो डिफेंस सर्विलेंस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसकी वजह से जो ड्रोन सब सिस्टम या फ्लाइंग कंट्रोल ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल या हाई परफॉर्मेंस सेंसर्स पर पर्सन यूनिट जैसे जो ड्रोन्स की डिमांड है, उनकी पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसका अगर हम उनके कारण देखें कि क्या रीजन है, वो देखने को मिलता है लैक ऑफ म्यूचुअल लोकल अल्टरनेटिव्स का होना, लिमिटेड एरोस्पेस ग्राउंड सप्लाई चेन का प्रेजेंट होना, अनडेवलप्ड वेंडर सिस्टम का होना, इकोसिस्टम का प्रेजेंट ना होना, अब्सेंस ऑफ रोबस्ट सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क का ना होना, जिसकी वजह से जब हम यूएस और चाइना में जो इकोसिस्टम एडवांस, जो कि मोर एडवांस, रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इंसेंटिव और इंक्रीज करते हैं इनिशिएटिव इंटरेस्ट को डोमेस्टिक
ड्रोन कंपनीज के द्वारा। इंडिया के अंदर 2024 में जो ड्रोन स्टार्टअप थे उनके द्वारा इंडिया के अंदर 515 ड्रोन कंपनीज है, जिनमें से 263 जो है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर है। इन 2024 ड्रोन स्टार्टअप रेज्ड 108 मिलियन इन फंडिंग व्हेन, अगर हम 2025 की बात करते हैं वो उसमें ऐड हुआ 339 मिलियन। ensuring future ready workforce, key to IFSC expansion. Finance minister need to boost कैपिटल इनफ्लो इनटू गिफ्ट सिटीज। जब गिफ्ट सिटीज की बात करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से जो गिफ्ट सिटीज है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, इकोसिस्टम रेडी होना चाहिए, इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए, जो नर्चर करे टैलेंट को और इंश्योर करे फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स जो है वो अवेलेबल हो, ताकि आईएफएससी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसके द्वारा एक इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए कि जो वेल रेगुलेटेड और चैनलाइज हो, जो अट्रैक्ट करे टॉप टाइज को, टैलेंट्स को, जो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। इसी के लिए आरबीआई रजिस्ट्रेशन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अंदर देखा जाता है कि किस तरह से प्रमोट करने के लिए जो कंपनी एक्ट का रूल 11 का क्लोज 2 है, वो कहता है कि NBFC is registered with RBI and engage with business of giving loan or providing guarantees to due repayment of loan exempt from the requirement of Section 186 of Act. Section 186 of Companies Act 2013 govern loan guarantee investment made by the company. It itself limit intercorporation borrowing and lendings, encouraging output of specialty soil nutrition industry to गवर्नमेंट। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो यूज किए जाते हैं इंक्रीज करते हैं यील्ड को हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन्वॉल्व हो जाती है, उनके उसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह से जो आउट ऑफ एस्टिमेट है 0.6 मिलियन टन एनुअल कंजम्पशन ऑफ दिस special fertilizer, 80% are import from China, where only 10% produced domestically, rest are sourced from country like Jordan और सऊदी अरब। अगर हम पास्ट 4 ईयर्स की बात करें तो देखते हैं कि चाइना के द्वारा इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट में, प्राइमरीली डिले देखा जाता है और विल्ड होल्ड किया जाता है क्लियरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के अंदर लैक ऑफ टेक प्रोवाइडर स्पेशल फैसिलिटीज वॉल्यूम कंजम्पशन जब वो लो देखी जाती है। Act of Terror, Union Defense Minister Rajnath Singh, Act of Terror is criminal and unjustifiable, regardless of their motive, whenever, whenever and wherever, and committed by wholesome. Closing the stable door. Air India has facing intense scrutiny after June 12 accident that killed 271 people. Director General of Civil Aviation warned that it may be suspend or even withdraw the airline operating license if it did not remove three official guilty from repeating lapse of roles linked to crew rescheduling and roasting. 360-degree evaluation across the airport, airlines, maintenance firm, or training institution grounded handle companies. Relax FPI norms to boost G-Sec sectors. G-Sec market. Exchange Board of India has approved the relaxation of set of rule of GSFPI। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो हु
invest only in Indian government securities under the relaxation norms. SEBI has alleged to periodic mandate to KYC review with Reserve Bank of India. The purchase of equal share of company by a single FPI or an investor group is capped at 10% of their total issue cap capital. जब हम बात करते हैं कि NRI और OCI residents of India is capped at 25% and the overall contribution is 50%. FPI investment had to disclose matter change within 7 days. They tightening companies and disclose on board process, increasing the documentation. 3 lakh crore FPI investment was fully accessible route 2025, 1.7 lakh crore till March 2024. 8,488 crore worth of GSEC sold by foreign portfolio investment in जून. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो देखते हैं कि सेबी के द्वारा कहा गया किस तरह से रिलैक्सेशन नॉर्म विल एनहेंस इज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू रिस्क बेस्ड अप्रोच एंड ऑप्टिमम रेगुलेशन के साथ. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग वाई प्लेस वन सेक्टर ओवर द अनदर. अगर कंपेयर करें 1951 से 2021 तक तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में सर्विस सेक्टर का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है और एग्रीकल्चर का डिक्रीज हुआ है. इसके साथ साथ ईच सेक्टर कंपोनेंट एनुअली ग्रोथ रेट अगर देखी जाए तो उसमें भी वेरिएशन देखने के लिए मिलती है. एक सेक्टर के ऊपर दूसरे सेक्टर को क्यों रखा जाए, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस तरह से प्रमोट किया जाए, उसके लिए इकोनॉमिक्स के द्वारा दिए गए व्यू को देखते हैं तो हम देखते हैं किस तरह से जिन कंट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट किया गया डेवलप किया गया उसकी वजह से वहां पर जो ग्रोथ हाई ग्रोथ फेज है वो देखने के लिए मिला. अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देखने के लिए मिला, उसके बाद जब हम ईस्टर्न एशियन कंट्रीज की बात करते हैं जहाँ हाई ग्रोथ फेज देखने के लिए मिला. बट जब हम ग्रोथ देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज का एट्रीब्यूट्स के साथ सरप्लस ट्रांसफर किया गया है जो उनकी कॉलोनीज थी उनके द्वारा. अ, जब कोलरा के द्वारा जो आर्ग्यू किया गया उसमें दिखाया गया कि इस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ डेवलपमेंट है उनके द्वारा जो करेक्टरिस्टिक इंक्रीज होगा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा ड्राइव डाउन कॉस्ट सर्विस के अंदर, वो इंक्रीज करेगा डिमांड को और मल्टीपल जो इंडस्ट्रीज है वो भी एनहेंस करेगी और उसके साथ साथ जो जॉब क्रिएशन है उसको वो हमें देखने के लिए मिलेगा. जो इंडस्ट्रीज है वो टिपिकली ग्रो करती है अराउंड 5 to 6% एनुअली. अगर हम पास्ट 17 ईयर्स की बात करें भाई जीडीपी का जो शेयर है वो रेज करता है फ्रॉम अराउंड 15 to 29% ओवर द पीरियड एनुअली. अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो much over of high industrial growth in recent decade is attributed to mining, construction, या फिर जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं वो अराउंड 17% शेयर जो है होल्ड करता है. इसके साथ साथ जो सर्विसेज सेक्टर है वो 20.6% जीडीपी ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करता है. 53% अगर हम एवरेज डिकेड ग्रोथ की बात करें तो 40 ईयर्स के अंदर जो रेंज है वो 7 से 8% एनुअली हमें देखने के लिए मिलती है. लेकिन इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा जॉब क्रिएशन किए जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जो प्रमोट किया जाता है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो ट्रेड के अंदर सरप्लस देखने के लिए मिलता है वो इंक्रीज होता है. जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको प्रमोट करते हैं. मेक इन इंडिया और जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेड सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर
डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। जब हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं, सिग्निफिकेंटली जो फास्टर देखी गई थी ईयर्स के अंदर, 1950 51 के अंदर, 60 61 के अंदर, 2000 2001 और 2010 और 11 के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्रोथ जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिली थी। हाउस होल्ड इनकम सर्वे, क्लैरिफाई मस्ट बी कंफ्यूजन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा अनाउंस किया गया कि कंडक्ट किया जाएगा मेजर हाउस होल्ड इनकम के लिए एक सर्वे, जो कि एक्सपर्ट ग्रुप की गाइडलाइन के अंदर इस सर्वे को कंडक्ट किया जाएगा ताकि रिव्यू किया जा सके चैलेंजेस को जो भी है इनकम मेजर करने के अंदर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो उसके लिए जो भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जो टर्म्स है इनकम, प्रॉफिट और जीडीपी, उसको पर्टिकुलरली मेंशन किया जाएगा। इनकम मेजर कैन बी distorted by the number of factors such as variability in how this term can be prescribed or cause of earning are count, and even जो मॉड्यूल है इनपुट कोस्ट कोस्ट का उसकी वजह से। इसके अलावा जो मेक श्योर किया जाए, जो सर्वे वर्क है वो डिजाइन किया गया है, वो डिफाइन डेफिनेटली क्लैरिफाई किया जाए कि किस तरह का डाटा जो है वो गैदर किया जाएगा। जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो इक्विप्ड हो, वेल ड्राफ्ट हो, और मैनुअली उसको जो कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पूर्ण किया जा सके, और हाई इनकम नेट ब्यूरो या फिर जो चैलेंजेस है उनको भी उसके अंदर काउंट किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर करें।